हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप एंड स्वागत करता हूं गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे। भाई, आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर आप सभी के लिए लेने वाला हूं, जो है अलजेब्रा का। अलजेब्रा के कंप्लीट फॉर्मूले एक वीडियो में हम पूरे रिवाइज करवाने वाले, जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो मैं आप सभी को बोलूंगा कि ये जितने करवा रहा हूं सभी की प्रैक्टिस करके आप मेरे इंस्टाग्राम पे, ये मेरा जो इंस्टाग्राम आपको दिख रहा है प्रदीप गिरी 9127, यहाँ मुझे मेंशन कर सकते हैं। और भाई जाके यहाँ प्लीज फॉलो कर दो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, यहाँ भी अपना सपोर्ट एंड प्यार दिखाओ। तो भाई चलो स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम जो चैप्टर नंबर 1 है हमारा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, इसके कुछ इंपॉर्टेंट चीजें करेंगे, रिवाइज करेंगे, जिसके कारण जब हम एक एक चीजें करवाना स्टार्ट करेंगे तो आपको फटाक से क्लिक हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। भाई सबसे पहले आपको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता रहना चाहिए। तो अगर मैं इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं तो स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे रहेगा, ax by इक्वल टू सी। ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म किसका, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। ओके, मेरे ख्याल से दिमाग में हमने फिट कर लिया। अब भाई एक और इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा जाता है, वो है क्रैमर्स रूल, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, क्रैमर्स रूल। अब क्रैमर्स रूल का मेरा तो थोड़ा तरीका अलग है, मैं अलग तरीके से करवाता हूँ, जिससे बच्चों के दिमाग में वो चीजें बाहर हो जाती है और याद हो जाती है। वैसे आपने लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का मेरा वन शॉट लेक्चर आपने देखा ही होगा, उसके अंदर मैंने चीजें बताई थी, बट फिर भी चलो एक बार, क्योंकि मैं इसमें कंप्लीट फॉर्मूले रिवाइज करवा रहा हूँ, जिसकी मांग बहुत ज्यादा थी। और इसके बाद आपका फाइनेंशियल प्लानिंग भी आएगा, टेंशन नहीं लेना। तो सबसे पहले इसके अंदर डी। ओके, डी के लिए भाई देखो मैं ऐसा रखता था, ए बी सी सी डी, ये हो गया हमारा डी। देन इसके बाद डी एक्स, प्लीज जाके मेरा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का वन शॉट लेक्चर देख लो, उसके अंदर समझ में आया कि सर ने ये कैसे लिखा और इसको कैसे यूज करते हैं। अब डी एक्स एंड हमारा लास्ट डी वाई, डी वाई। ओके, अब देखो यहाँ ए सी है ना, ए सी, इस ए सी की जगह पे आ जाएगा ई एफ, इसकी जगह आ जाएगा ई एफ। एंड जो ये हमारा बी डी है, बी डी, बी डी ऐसे का ऐसा हम लिख देंगे। ए सी की जगह क्या आ गया, ई एफ, और बी डी हमने वैसे का वैसा लिख दिया। अब डी वाई, डी वाई की बात करें तो जो हमारा ए सी है, ए सी हम ऐसे का ऐसा ही लिखेंगे, ए सी ऐसे का ऐसे ही लिखेंगे। बस अब बी डी की जगह क्या आ जाएगा, बी डी की जगह आ जाएगा हमारा ई एफ। तो भाई ये हो गया हमारा डी डी एक्स डी वाई। ओके, अब इसके बाद हमें, अगर हमें x फाइंड करना है बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल, हम x कैसे फाइंड करते हैं, dx बाय डी, dx बाय डी। जो भी dx की वैल्यू आती है उसको d से डिवाइड करते हैं तो हमें x मिल जाता है। हम देन y कैसे फाइंड करते हैं, y फाइंड करते हैं dy बाय डी से। जो भी dy की वैल्यू आएगी, क्यों ऐसा हो जा रहा है, जो भी dy की वैल्यू आएगी उसको d से हम जब डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा y। अगर अब सर ये सब क्या है, थोड़ा एक बार मुझे नंबर के थ्रू बताओगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। चलो तो हम यहाँ नंबर ले लें, 3x 5y इक्वल 9। एंड एक और इक्वेशन ले लेते हैं हम, 9x प्लस 2y इक्वल 8, ऐसे। तो भाई देखो ये मेरे लिए ए हो गया, ये वाला कोएफिशिएंट ध्यान से समझना, ये मेरे लिए बी हो गया, ये मेरे लिए सी हो गया, ये मेरे लिए डी हो गया, ऊपर वाला ई हो गया, ये वाला क्या हो गया, एफ हो गया। बस अब सबकी वैल्यू रख दो। ए की वैल्यू 3 है, चलो मैं यहाँ ऐसे रख देता हूँ, सॉल्व तो नहीं करवाऊंगा क्योंकि इसके अंदर तो मैं फॉर्मूले का रिवीजन करवा रहा हूँ। ए 3 है, बी क्या हमारा 5 है, सी क्या हमारा, सी हमारा अच्छा 9 मैंने लिया, 9 है, और डी हमारा क्या है, डी है, ये डी है, डी हमारा 2 है। तो भाई इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो और डिटर्मिनेंट के थ्रू इसका आंसर मिल जाएगा। इसी तरह ई एफ, ई हमारा क्या 9, ई हमारा क्या आ गया 9, और एफ क्या हो गया हमारा 8, बी हमारा क्या है 5, और डी हमारा 2। ऐसे करके dx मिल जाएगा, और dy भी आपको दिख रहा है, सिंपल सा दिख रहा है। ए कितना है 3। देन इसके बाद c कितना है, c ये वाला देखो, c है, c कितना हमारा है 9, तो हमने 9 रख दिया। e कितना है, e हमारा 9 है, f कितना है, f हमारा 8 है। तो भाई इस तरह से आप उसको क्रॉस करो, dy की वैल्यू मिल जाएगी, dx की वैल्यू में d की वैल्यू मिल जाएगी, सबकी वैल्यू पुट करो x और y,
और ये आराम से हमारा क्रैमर्स रूल का एक क्वेश्चन एग्जाम में फिक्स होता है। तो भाई ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो हमारे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में दिया हुआ है। तो मेरे ख्याल से ये आपके दिमाग में फिट हो गया होगा। तो हम चलते हैं अब नेक्स्ट आगे वाले की तरफ, सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये जितना मैंने लिखा, अगर ये सभी चीजें आपको, इसके सभी फॉर्मूले आपको आ गए ना, तो भाई बहुत सारी चीजें आपकी कंप्लीट हो गई। तो ये सभी से ही रिलेटेड हमारा सेकेंड जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अलजेब्रा का वो है। तो चलो एक एक करके एक एक चीजें लिखते हैं फटाफट फटाफट, सबके फॉर्मूले, स्टैंडर्ड फॉर्म, सभी कुछ। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, क्योंकि इसके अंदर एक ही वेरिएबल होता है। इसके पहले जो हमने किया था वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो उसमें एक्स और वाई दोनों फाइंड करना रहता था। इसके अंदर देखो हमने एक ही वेरिएबल लिखा हुआ ए एक्स स्क्वायर, और ए बी सी ये कोएफिशिएंट कांस्टेंट टर्म है ए बी सी, और ये जो है ये वेरिएबल है। तो इसलिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब फॉर्मूला मेथड का जो फॉर्मूला है वो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं। एक्स इक्वल प्लस माइनस माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये हो गया हमारा फॉर्मूला मेथड। अब नेचर ऑफ द रूट्स, ये आपको भाई याद रहना चाहिए। नेचर ऑफ द रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और नेचर ऑफ द रूट्स के लिए सेम चीज ये हमारा होता है डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू निकालनी रहती है। ए सी और बी, इसकी वैल्यू निकालनी थी, ऐसा मैं बताऊंगा, बट अब फॉर्मूले याद करके रखो कि नेचर ऑफ द रूट्स आया तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये सब इसी में से निकलता है। बी की वैल्यू, ए की वैल्यू, सी की वैल्यू दिया रहता है इक्वेशन के अंदर दिया। चलो मैं यहाँ ऐसा लिख देता हूँ, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो देखो ये हो गया ए की वैल्यू, ये होगी बी की वैल्यू, ये होगी सी की वैल्यू। ये सब में ए बी सी की वैल्यू पुट करो तो हमें मिल जाएगा, ये हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है उसकी वैल्यू मिल जाएगी। और इसके थ्रू हम नेचर फाइंड करते हैं। अगर इन केस हमारा जो ये इसका आंसर, ये सॉल्व करने के बाद अगर आंसर हमारा मान लो 30 आ जाता है, 30 आ जाता है, मतलब इसका मतलब क्या होगा, इसमें 3 फॉर्मूले बनते हैं। 30 आ गया तो ये जो 30 है वो ग्रेटर देन 0 है, वो 0 से बड़ा है ना, 0 से, ये जो 30 है वो 0 से बड़ा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। रियल एंड अनइक्वल, 0 से बड़ा है तो हम इसको क्या लिखते हैं, जो रूट्स, जो आंसर आया वो रियल है, रियल नंबर, पॉजिटिव नंबर रियल है और अनइक्वल है। अगर वही चीज, वही अगर मैं थोड़ा इसको और जगह ले लूं, कहां लिखूं, चलो यहां लिख देता हूं, फिर रब करता हूं। अगर इनकेस हमारा आंसर -30 आता तो हम क्या लिखेंगे, -30 मतलब ये डिस्क्रिमिनेंट एंड 0 दोनों के बीच में कंपैरिजन करना है। तो इस समय 0, ये जो नंबर माइनस है ना, माइनस है इसलिए 0 उससे भी बड़ा हो गया, तो ये जो इसका आंसर आया 0, इसलिए हम क्या लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे। ऐसा एक बार और मैं आपको लिख के दिखाता हूं, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 मतलब क्या भाई, क्योंकि इसका आंसर माइनस में आया हुआ है, आंसर किस में है, माइनस में आया हुआ है, इसीलिए हमने डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 लिखा हुआ है। और ये रूट्स कैसा हो जाएगा, रूट्स आर नॉट रियल। ओके, नॉट रियल, रियल नहीं है। इसके बाद अगर इनकेस जो भी हमारा आंसर है, डिस्क्रिमिनेंट का जो भी आंसर है, अगर वो सेम आ जाता है, आंसर कैसा आ जाता है, सेम आ जाता है, मतलब जो आंसर है वो 0 ही आ जाता है, क्या आता है, 0 ही आ जाता है, तो हम क्या लिखेंगे कि दोनों सेम है, तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, तो हम क्या लिखेंगे, रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल। हो गया भाई, एकदम सिंपल सा। स्टैंडर्ड फॉर्म याद कर लो, फॉर्मूला मेथड याद करो, नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर ऑफ द रूट्स में से 3 चीजें हैं, एक पॉजिटिव है, पॉजिटिव आया तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, नेगेटिव आया तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, लेस देन 0, अगर 0 आ गया तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। तो ये 3 चीजें नेचर ऑफ द रूट्स में। इसके बाद सम ऑफ द रूट्स में, सम ऑफ द रूट्स का जो फॉर्मूला है वो याद रखो। सम ऑफ द रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा, ये 2 रूट्स होते हैं जिनका सम, और इनको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, -b अपॉन a।
माइनस बी अपॉन ए, ये बातें याद रखो, माइनस बी अपॉन ए। अब सर बी कहां से निकलेगा, मतलब जो इक्वेशन दिया रहता है उसमें ये बीच वाली वैल्यू बी होती है और ये वाली वैल्यू क्या होती है, ए होती है, तो माइनस बी अपॉन ए। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब दोनों का प्रोडक्ट अगर फाइंड करना है तो भाई सिंपल सा सी अपॉन ए। सी फिर से बोल रहा हूं, ये वाला नंबर लास्ट वाला सी होता है, इसको ए से डिवाइड किया तो हमें दो, जो हमें क्वेश्चन ऐसा पूछा रहता है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला यही होता है। अब रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कभी कभी भाई हमें अल्फा प्लस बीटा, ये देखो अल्फा प्लस बीटा ये दोनों की वैल्यू ऐसी दी रहती है, 3 है अल्फा डॉट बीटा, इसकी वैल्यू 2 है। अगर ऐसा है तो बताओ वो कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ऐसा हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दिखाना पड़ता है। ये दोनों वैल्यू हमें दी रहती है, ये दोनों वैल्यू दी रहती है और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दिखाना रहता है, तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला होगा, सिंपल सा एक ही फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा डॉट अल्फा, एक मिनट, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा डॉट बीटा इक्वल 0। तो भाई ये हो जाएगा हमारा रिक्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस इसके अंदर अल्फा प्लस बीटा कितना है 3, यहाँ सॉरी यहाँ एक्स लिखेंगे, ओके। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू 0, मतलब समेशन एंड प्रोडक्ट। समेशन की वैल्यू हमें ऑलरेडी लिखी हुई 3, अगर इनकेस हमें समेशन की वैल्यू नहीं दी है तो समेशन की वैल्यू हम ऐसे निकाल सकते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं, ऐसे निकाल के यहाँ पुट कर देंगे। देन इसके अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू कितनी दी, 2 रखा इक्वल टू 0। अगर इक्वेशन हमें बनाना तो इक्वेशन कैसे बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा डॉट बीटा मतलब 3 दिया होता 3x प्लस अल्फा डॉट बीटा कितना दिया हुआ 2 इक्वल टू 0, बन गया ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रिक्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बट ये याद रखो ये वाला फॉर्मूला कि रिक्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का जो फॉर्मूला है वो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू 0। तो भाई ये हो गया हमारा सेकेंड चैप्टर का। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड चैप्टर की तरफ, थर्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर मैं बात करूं तो भाई ज्यादा कुछ नहीं, थर्ड चैप्टर जो आपका है इसके अंदर दो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, वो दोनों को हम डिस्कस करेंगे और थोड़ी बहुत चीजें मैं आपको और बता दूंगा। जैसे आपको इसके अंदर 3 दिया रहेगा, 4 दिया रहेगा, 5 दिया रहेगा, 6 दिया रहेगा, 7 दिया रहेगा, तो ये हमारा हो जाता है फर्स्ट टर्म। देन इसके बाद हमें कॉमन डिफरेंस निकालना रहता है, हमें चेक करना रहता है कि जो सीक्वेंस दिया हुआ है वो एपी है कि नहीं है, तो ये हमारा हो जाता है फर्स्ट टर्म। इसको ए लिखते हैं या T1 लिखते हैं, इस तरह से हम लिखते हैं। तो फर्स्ट हमें ये पता, ये क्वेश्चन ऐसा भी रहता है, हमें ये पता लगाना रहता है कि ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है ये एपी है कि नहीं। एपी रहने के लिए सब में डिफरेंस कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर सब में डिफरेंस सेम नहीं है तो हम ऐसा माइनस करते हैं, इसको हम ले लेते हैं T1 ले लेते हैं, इसको T2 ले लेते हैं, इसको T3 ले लेते हैं, इसको T4 ले लेते हैं, इसको T5 ले लेते हैं, तो माइनस करते हैं T2 माइनस T1, 4 में से 3 को माइनस किया, कितना आ गया 1, ओके। देन इसके बाद T3 पीछे माइनस करेगा, T3 माइनस T2 कितना है 5 माइनस 4, ये भी कितना हो गया 1 हो गया। देन इसके बाद T5 माइनस T4 7 माइनस 6 कितना हो गया 1। तो सब में डिफरेंस सेम आ रहा है, 1 1 1 आ रहा है, जस्ट मैंने एग्जांपल के लिया, सब में सीक्वेंस 1 1 आ रहा है, तो गिवन सीक्वेंस इज एन एपी, तो ये एपी है। एपी पता लगाने के लिए पहले बता देता हूं, एपी पता लगाने के लिए जो भी सीक्वेंस दिया रहा है उसको पीछे से आगे के उसके पहले वाले नंबर के साथ क्या करने का, माइनस करने का। अगर माइनस करने पे वो सभी की वैल्यू डिफरेंस, जिसको कॉमन डिफरेंस बोला जाता है, अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो हम ये बोल सकते हैं कि जो सीक्वेंस दिया हुआ है वो है क्या है, एपी है। तो ये बस इससे मुझे बताना था कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अब चलते हैं हम अपनी चीजों की तरफ जो मुझे आपको बताना है, जो फॉर्मूला। सो भाई ये पूरे चैप्टर के अंदर दो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है जो आपको यूज करना है। अब उसके अंदर थोड़ा ऐसा बताता हूं, फर्स्ट टर्म ए दिया है, डिफरेंस डी दिया हुआ है, और हमें मान लो हमें फाइंड करना है, जैसे मान लो यहाँ एग्जांपल ही ले लेता हूँ, फर्स्ट टर्म 2 दिया हुआ है, डिफरेंस यहाँ मान लो 1 दिया हुआ है जैसे एग्जांपल, और हमें फाइंड करना है सेवंथ टर्म्स, ऐसा लिया रहेगा फाइंड द सेवंथ टर्म्स, ओके, ऐसा लिखा रहेगा। तो ऐसा जब भी लिखा रहे तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, टी ऑफ एन ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब भाई देखो हमें कौन सा फाइंड करना है, सेवंथ टर्म फाइंड करना है, सेवंथ टर्म्स फाइंड करना है। तो ए हमें ऑलरेडी दिया हुआ है 2, एन कितना है कौन सा 7 माइनस 1, और डिफरेंस कितना है 1 का। देखो ये सेवंथ टर्म्स, तो एन के जगह पे भी 7 रखने का। अगर मैं अब इसको फाइंड करूं, 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सो 6 1 जा 6, 6 1 जा 6,
एंड 6 + 2 कितना हो गया, 8 हो गया। तो सेवंथ टर्म, सेवंथ प्लेस पे कौन सा नंबर रहेगा, 8। सेवंथ प्लेस पे कौन सा नंबर रहेगा, 8। तो ये हमने फाइंड कर लिया। ये फाइंड करने का सिंपल सा यही फॉर्मूला है भाई, ये फॉर्मूला याद कर लो। ये वाला फॉर्मूला, अगर कभी भी फर्स्ट टर्म दिया रहेगा, डिफरेंस दिया रहेगा और हमें एक टर्म्स फाइंड करना, एक प्लेस फाइंड करना रहेगा, nth प्लेस, nth प्लेस मतलब यहाँ लिखा रहेगा कोई प्लेस, तो ये देखो मैंने आंसर निकाल लिया, ये आंसर है। हाँ? तो सेवंथ प्लेस ऐसा फाइंड करना रहेगा, यहाँ ऐसा क्वेश्चन मार्क रहेगा, या मैं इसको ऐसा सेवंथ प्लेस, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, Tn = a + n - 1 d, और इसके बाद इसको पुट कर देने का, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। इनकेस किसी क्वेश्चन के अंदर हमें सम जैसा ऐसा वर्ड लिखा हुआ है फर्स्ट टर्म, डिफरेंस भी लिखा है बट सम लिखा हुआ है, तो सम के लिए दिमाग में क्लिक कर लेने फटाक से, ये वाला फॉर्मूला होगा Sn n/2 2a + n - 1 d। ओके, ये वाला फॉर्मूला देखो, इसके अंदर हमें फर्स्ट टर्म मान लो 3 दिया हुआ है। ओके, डिफरेंस हमें मान लो, डिफरेंस हमें 1 दिया हुआ है, और हमें दिया रहेगा कि कितने टर्म्स को कितने टर्म्स का हमें सम करना है, ये भी हमें दिया रहेगा, कितने टर्म्स का हमें सम दिया रहेगा। तो जो भी टर्म्स का सम दिया रहेगा उसको यहाँ लिखने का, 55 65 जो भी लिखा रहेगा, और रख के इसको सॉल्व करोगे तो आपका निकल जाएगा समेशन। जब मैं चैप्टर करवाऊंगा तो मैं आपको ये सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ कि इसको कैसे करना है। बट जब भी सम आया तो ये वाला फॉर्मूला आपको बाय हार्ट कर लेना है, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। हाँ, इनकेस कभी कभी हमें फर्स्ट टर्म मतलब T1 या तो ए भी बोलते हैं, फर्स्ट टर्म को दिया रहता है, और हमें लास्ट टर्म भी दिया रहता है, जो एकदम लास्ट टर्म है वो भी दिया रहता है, और हमें बोला रहता है कि इसका पूरा सम निकालो। फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म पूरा दिया हुआ है, फर्स्ट सम भी दिया, फर्स्ट सम हमारा 3 है, लास्ट जो हमारा लास्ट टर्म है वो 100 है, दोनों दिया हुआ, और हमें टोटल नंबर्स का सम निकालना रहता है, फर्स्ट और लास्ट दिया रहे। तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला है Sn = n/2 T1 + Tn, ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट पुट कर देने का, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। तो इसके बाद ये फॉर्मूला लेके नहीं बैठने का, जिसके अंदर सम फाइंड करने के लिए बोला है, बट फर्स्ट और लास्ट दोनों दिया हुआ है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो भाई इतना सा हमारा दिया रहता है हमारे थर्ड चैप्टर के अंदर, इतने से फॉर्मूले जिसको बैड करना है, और इसी को हमें सिस्टमैटिक पूरे एक्सरसाइज के अंदर यूज करना है, बाकी इसके अंदर ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो चलो चलते हैं फोर्थ चैप्टर की तरफ। फाइनेंशियल प्लानिंग की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे बच्चों को फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब बहुत ज्यादा टेंशन है, मुझे पता है इतना ज्यादा टेंशन है ना भाई। आज मैं फॉर्मूले करवा रहा हूं, मैं जब बताऊंगा ना ये चैप्टर, मैं बोल रहा हूं ये चैप्टर अगर आपके दिमाग में एक बार इसके रूल्स बैठ गए ना, सबसे सिंपल चैप्टर और सबसे ज्यादा मार्क्स देने वाला चैप्टर आपका यही बनेगा, और इसकी मैं खुद गारंटी लेता हूँ। ये मैं आपको करवाऊंगा तो बिल्कुल टेंशन खत्म हो जाए। बट आज जो चीजें मैं बता रहा हूँ, जो फॉर्मूले बता रहा हूँ, प्लीज रिक्वेस्ट है उसको दिमाग में फिट कर लो। तो जीएसटी पेएबल सिंपल सा है, आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी, मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट। आईटीसी मतलब होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्या करो, माइनस करो, तो हमें पता चल जाएगा कि जीएसटी कितना देना है। ये हमारे फर्स्ट एक्सरसाइज का, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट में इनपुट टैक्स क्रेडिट छोटा होता है, और आउटपुट हमें कितना मिला है, आउटपुट टैक्स कितना हमने, आउटपुट टैक्स हमें रिटर्न कितना मिला था, आउटपुट टैक्स में से आईटीसी को जो हम माइनस करते हैं तो हमें पता चलता है जीएसटी पेएबल कितना है। बट ये फॉर्मूले अभी ऐसे तो आपको समझ में नहीं आएगा, बट अभी फॉर्मूला हम बना रहे हैं, तो ये फॉर्मूला बाहर कर लो, जैसे हम सम करवाएंगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगे। अब हम फेस वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू दोनों के बीच में कंपैरिजन कैसे कैसे क्या होगा, ये चीजें, इसमें 3 चीजें याद रखना। अगर इफ मार्केट वैल्यू ग्रेटर देन फेस वैल्यू, फेस वैल्यू से मार्केट वैल्यू ज्यादा है, देन शेयर इज एट प्रीमियम। ओके, ये चीज याद रखना, ये आपको आएगा एग्जाम में। हाँ, आपको लिखा रहेगा फेस वैल्यू इतना है और मार्केट वैल्यू, फेस वैल्यू मान लो 30 है, जैसे एग्जांपल ले रहा हूं, 30 है एंड मार्केट वैल्यू 45 है, तो शेयर कैसा हो जाएगा, शेयर इज एट प्रीमियम। ये आपको याद होना चाहिए। देन इसके बाद एक और कंडीशन, मार्केट वैल्यू लेस देन फेस वैल्यू। ओके, अब जो हमारा फेस वैल्यू था, फेस वैल्यू 45 था, वो फेस वैल्यू 45 था, पर मार्केट में जाके कम हो गया, तो मार्केट वैल्यू वो मान लो 20 हो गया, मतलब कम हो गया ना, तो हम लिखेंगे हमारे लिए जो कंडीशन हो जाएगा वो हो जाएगा शेयर इज एट डिस्काउंट। शेयर कैसा हो जाएगा, डिस्काउंट पे हो जाएगा, शेयर इज एट डिस्काउंट। अगर एक और कंडीशन है, अगर मान लो दोनों इक्वल है, मार्केट वैल्यू इक्वल टू फेस वैल्यू, तो शेयर
इज एट पर, मतलब जैसा था, जैसा फेस वैल्यू वैसा ही मार्केट वैल्यू, तो वो कंडीशन हमारे लिए क्या हो जाएगा, शेयर इज एट पर। याद रखो ये चीज, ये सिंपल सी चीज है यार, फेस वैल्यू कम है, मार्केट वैल्यू ज्यादा हो गया तो शेयर कैसा हो गया, प्रीमियम हो गया ना, ज्यादा हो गया, पहले कम था और मार्केट वैल्यू ज्यादा तो प्रीमियम हो गया। अगर फेस वैल्यू जो जहां से निकला था फेस वैल्यू वो ज्यादा है, वो ज्यादा और मार्केट में कम है, मार्केट वैल्यू उसका कम है, तो शेयर कैसे मिल रहा है, डिस्काउंट पे मिल रहा है। एंड दोनों अगर सेम है तो शेयर इज एट पर। बाकी इसके बारे में हम डिटेल में बताएंगे, हम चैप्टर करवाएंगे तो हमको समझाएंगे। अब सम इन्वेस्ट, कितना हमने टोटल इन्वेस्ट किया हुआ है ये हमें फाइंड करना है। तो सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ शेयर, जितने शेयर हमने जितने हमने शेयर खरीदे हैं इनटू मार्केट वैल्यू। ओके, एक एक शेयर का मार्केट वैल्यू कितना चल रहा है, मान लो हमने शेयर टोटल 500 शेयर खरीदे हैं और मार्केट वैल्यू 10 चल रहा है, तो टोटल हमने इन्वेस्ट कितना किया है, 5 1 5 एंड 3 0 हो गया हमारा 5000 रुपीज। कितना इन्वेस्ट किया है, 5000 रुपीज, तो यही हमारा सम इन्वेस्टेड। तो भाई भाई इतना ही, इतने मेन फॉर्मूले, इसको बाहर करना। हाँ एक फॉर्मूला और, बट अभी इसके अंदर नहीं क्यों कंक्लूड करो कि आपको समझेगा ही नहीं, वो जब मैं आपको सम करवाऊंगा तो समझेगा, बट इतना आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए, इतनी चीज आपको दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट, हमारा जो अगला है फिफ्थ चैप्टर की तरफ चलते हैं, जो हमारा प्रोबेबिलिटी, वो तो यार मस्त है एकदम। सो भाई अब बात करते हैं फिफ्थ चैप्टर में जो चीजें मैंने लिखी है उसको तो ध्यान से समझ लो। टोटल कार्ड्स में बहुत सारे बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, कितने कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स। और इन 52 कार्ड्स को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, 26 रेड एंड 26 ब्लैक। एंड 26 रेड को 13 हार्ड और 13 डायमंड। याद रखना, रेड है, रेड तो दिल रेड ही बनाते हो ना, तो ऐसे याद रखो। डायमंड को आई थिंक हिंदी में ईटा बोलते हैं, बट ईटा भी रेड कलर का समझ लो, ऐसे याद रख सकते हो। तो 13 हार्ट, 13 डायमंड, एंड ब्लैक के अंदर 13 क्लब कार्ड, 13 स्पेड कार्ड। आई थिंक इसमें से इसको चिड़ी बोलते हैं हिंदी में, अब जो मेरे को जरूर कॉमेंट करके बताना, इसको चिड़ी, इसको पान का पत्ता। सो 26 रेड कार्ड में 13 हार्ट, 13 डायमंड, एंड 26 ब्लैक कार्ड में 13 क्लब एंड 13 स्पेड कार्ड। भाई बस नॉलेज के लिए सीख लो, इतना सीखना जरूरी नहीं है आपके एग्जाम का, इसलिए सीखना थोड़ा बहुत जरूरी है। अब एक क्वेश्चन और भी आता है कि टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं। तो फेस कार्ड में बताऊं कि इसके अंदर, हार्ट के अंदर टोटल 3 फेस कार्ड होते हैं, डायमंड के अंदर टोटल 3 फेस कार्ड होते हैं, क्लब के अंदर टोटल 3 फेस कार्ड होते हैं, स्पेड के अंदर टोटल 3 फेस कार्ड होते हैं। सर ये फेस कार्ड क्या है, फेस कार्ड होता है किंग, क्वीन एंड जोकर। ओके, इसमें फेस दिया होता है ना, और इसके अंदर भी किंग, क्वीन एंड जोकर, किंग, क्वीन एंड जोकर, किंग, क्वीन एंड जोकर। ओके, ये तीनों चीज होती है, किंग, क्वीन एंड जोकर। और इसके साथ ही भाई एक एस कार्ड होता है, एस कार्ड मतलब इक्का, पहले फर्स्ट नंबर को इक्का बोलते हैं ना, वो हमारा क्या होता है, एस कार्ड होता है। कौन सा कार्ड होता है, एस कार्ड। तो टोटल एक एस कार्ड हो गया, तो एस कार्ड, किंग, क्वीन एंड जोकर। तो अगर आपसे पूछा कि टोटल कितने फेस कार्ड होते, एक एक मतलब एक कार्ड के 52 कार्ड्स के अंदर टोटल कितने फेस कार्ड होते हैं, टोटल 3 3 3 3, कितना हो गया, 12 हो गया ना। टोटल फेस कार्ड कितना हो गया, 12। पूरे बॉक्स के अंदर टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं, 3 हार्ट का, 3 डायमंड का, 3 क्लब कार्ड का, 3 स्पेड कार्ड का। और जो इक्का होता है वहां 1 नहीं लिखते, वहां एस कार्ड बोलते हैं, उसको इक्का बोलते हैं। और नंबर वाले कार्ड कितने होते हैं, 2 से लेके 10 तक। ओके, पहले वाले को तो 1 नहीं बोलते, पहले को क्या बोलते हैं, एस कार्ड बोलते हैं। तो एक पैकेट में आप सुन लो, एक पैकेट में टोटल 1 to 13 है। ओके, तो पहले वाले को तो एस कार्ड बोलते हैं। और जो 3 है वो 3 हो गया हमारा, 3 जो हो गया उसमें 3 में तो फेस कार्ड दिया हुआ है, तो बचा 3, ये 3 भी निकल गया, तो बचा बस कहां तक, 2 से लेके 10। तो 2 to 10 ये नंबर कार्ड होते हैं, 2 to 10 क्या होता है, नंबर कार्ड होते हैं। टोटल एक, मैं बता रहा हूं, फिर से समझा रहा हूं, एक मतलब जो हार्ड है उसमें टोटल 13 कार्ड होते हैं, पर 13 कार्ड में से पहला वाला जो होता है वो एस कार्ड होता है, और 2 से लेके 10 तक के नंबर होते हैं, और इसके बाद 11 12 एंड 13, 11 12 एंड 13, ये जो तीनों होता है वो होता है हमारा फेस कार्ड, जो होता है किंग, क्वीन एंड जोकर। इस तरह की चीजें, नंबर भी याद रखा करो, 2 से लेके 10 तक नंबर, इसमें भी 2 से 10, इसमें भी 2 से 10, 2 से 10, 2 से 10। अब एक चीज और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, हो सकता है आपके साथ भी हो। भाई जब तक ये चैप्टर में आया नहीं था ना, जब तक ये नहीं आया था मेरे टाइम, तो ये चैप्टर नहीं था। जब बाद में ये चैप्टर आया, जब तक ये चैप्टर नहीं आया तब तक मुझे कार्ड वोड के बारे में कुछ नहीं पता था। जब ये आया तो मुझे सीखना पड़ा, क्योंकि मुझे बताना है ना भाई। तो भाई ये समझ लो, आप में से हो सकता है बहुत लोगों को कार्ड के बारे में बहुत ज्यादा आता हो। तो चलते हैं आगे। अब 1 कॉइन, अगर एक कॉइन टॉस करेंगे, सैंपल स्पेस कितना बनेगा, मतलब कितने चांसेस बनेंगे। तो एक कॉइन अगर मैं टॉस करूंगा तो भाई सिंपल सी बात है, हेड आएगा या तो टेल आएगा।
तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होगा? 2। 2 चांस है, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। क्या हुआ राहुल सर, क्या चुप चुप के देख रहे हो? 2 कॉइन्स, अगर 2 कॉइन हमने टॉस किया तो हेड हेड हो सकता है, या तो दोनों में हेड हेड हो सकता है, या तो एक में हेड होगा दूसरे में टेल होगा। ओके, या तो पहले में टेल होगा दूसरे में हेड होगा, या तो हो सकता है दोनों में टेल टेल हो। तो ये याद रखो, हेड हेड, या तो पहले में हेड दूसरे में टेल, या तो पहले में टेल दूसरे में हेड, या तो दोनों हो सकता है दोनों में टेल टेल हो। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होगा? 4। इसके बाद अगर हम 3 कॉइन टॉस करते हैं तो नंबर ऑफ जो हमारा पॉसिबिलिटी होती है वो कितनी हो सकती है? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो सकता है? हेड हेड हेड, देखो इसको मुझे बनाने का तरीका अलग है। हेड हेड हेड, या तो तीनों कॉइन में हेड 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 हो सकता है, या तो हेड हेड टेल, 2 कॉइन में हेड आए तीसरे में टेल आए, या तो ऐसा हो सकता है हेड दूसरे में टेल और तीसरे में हेड आए, या तो ऐसा हो सकता है पहले में टेल आए देन हेड हेड। ओके, तो ये हेड वाली पॉसिबिलिटी है। जैसे ही टेल आगे आ गया बस हेड वाली पॉसिबिलिटी खत्म करो। अब दूसरा, या तो हो सकता है तीनों में टेल टेल आए। बच्चे ये लिखने में कंफ्यूज होते हैं, देखो इस तरह से लिखो, हेड हेड लिखो, टेल एक ऐड किया, टेल को आगे आगे बढ़ाओ, जब टेल यहां आ गया तो ये वाली लाइन खत्म। देखो टेल पहले यहां था, फिर दूसरे में इधर आए, फिर तीसरे में इधर पहुंच गया, तो ये खत्म। अब टेल वाली पॉसिबिलिटी, टेल 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 हेड। ओके, देन इसके बाद टेल, अब हेड आगे आ जाएगा, हेड, देन आगे वाले में हेड और आगे आ गया, तो जहां टेल में हेड आगे आ जाता है तो वहां पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है। तो अगर हम 3 कॉइन टॉस करते हैं, अगर 3 कॉइन एक साथ टॉस करते हैं तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना बनेगा? 1 2 3 4 4 4 कितना हो गया टोटल? 8। कितना बना? 8। तो इस तरह से आप बना सकते हो और ये दिमाग में रखना है। इसके बाद अडाइस, भाई अच्छा यहाँ लिखा है, चलो मैं यहाँ बनाता हूँ। अगर मैंने एक डाइस थ्रो किया तो सैंपल स्पेस कितना बचेगा? एक डाइस किया तो भाई अपने को पता है जो सही वाला रियल वाला डाइस होता है, बनाया हुआ डाइस नहीं। मैं तो छोटे में 8 8 10 10 डाइस भी बना देता हूँ। प्लीज आप बताओ, आप भी करते हो क्या? अगर एक डाइस थ्रो किया तो 1 2 3 4 5 6, इतने चांसेस है। ओके, इतने चांस है। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना बन सकता है? 6। अगर मैंने वही 2 डाइस थ्रो किया तो मुझे अब इसको क्लीन करना पड़ेगा पूरा बताने के लिए। एक काम करो, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो सबको क्लियर हो जाएगा। ओके, मैं हटा हुआ हूँ, हो सकता है मैं बीच में आ रहा हूँ, तो इसको क्लीन कर देते हैं। अगर 2 डाइस थ्रोन किया तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस तो वैसे 36 बनेगा, पर मैं आपको करके बता देता हूँ। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, पहले में 1 1, दूसरे में 1 2 1 3, ऐसे ऐसे करके 6 तक लिखो, देन 2 1 लिखो, 2 1 करके फिर 3 1, ऐसे 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, देन 3 1 3 2 3 4 3 5 3 6, देन 4 का लिखो, देन 5 का लिखो, देन 6 का लिखो, 6 1 6 2, ऐसे करके टोटल पॉसिबिलिटी ये पूरा कंप्लीट करना है कि ये पूरा 6 तक लिखना है, देन इसको पूरा 6 तक, इसको 6 तक, इसको 6 तक, इसको 6 तक, इसको 6 तक, और फाइनली हमारा जो इसके अंदर पॉसिबिलिटी होती है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होता है, कितना होता है? 36। ओके, ये आपको आना चाहिए। इसके बाद हम चलते हैं कि हमारा एक एक्सरसाइज, देखो इसमें ना एक ही एक्सरसाइज है पूरा बोला जाए तो, मतलब एक ही चीज समझने वाली है। प्रोबेबिलिटी जो हमें फाइंड करना है वो हम कैसे फाइंड करते हैं? मान लो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, कभी कभी ये फिलिंग द ब्लैंक्स पे आ जाता है। जो हमें इवेंट दिया हुआ है, ये इवेंट क्या होता है कि सभी चीजें मैं बताऊंगा, पर अभी प्रोबेबिलिटी की मैं बात कर रहा हूँ। जब ये चैप्टर का वन शॉट वीडियो, वैसे वन शॉट वीडियो बना हुआ है प्रोबेबिलिटी का, 20 मिनट का वीडियो है, जाके देखोगे ना पूरी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो नंबर ऑफ ए मान लो 3 दिया हुआ है। ओके, इसमें ए वाले इवेंट में टोटल कितने पॉसिबिलिटी थी? 3, और इसका सैंपल स्पेस मान लो 6 है। ओके, तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करना है, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ये फॉर्मूला है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैसे फाइंड करेंगे? एन ऑफ ए, नंबर ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, सैंपल स्पेस से क्या करना है? डिवाइड कर देना है। एन ऑफ ए कितना है? 3, एन ऑफ एस कितना है? 6, तो 3 1 3 3 2 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो गया? 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो गया? 1/2। तो यही हो गया, यही ये फॉर्मूला है। और ऐसा कभी कभी एग्जाम में आता है
बस इवेंट फाइंड करो, इवेंट फाइंड करके सैंपल स्पेस से डिवाइड कर दो, ये होता है हमारा एक ये फॉर्मूला है। तो इतनी सब चीजें हैं किसके अंदर, हमारा फिफ्थ चैप्टर के अंदर। अब चलते हैं भाई लास्ट चैप्टर। ये पूरे अलजेब्रा का पूरी चीजें हमने कंप्लीट करवाई लास्ट चैप्टर, और ये लास्ट चैप्टर करवाते ही हमारा ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सो भाई जो लास्ट हमारा चैप्टर है ना, लास्ट चैप्टर के अंदर हमें इतने सब फॉर्मूले याद रखने हैं। डायरेक्ट मेथड के फॉर्मूले, अज्यूमिंग मीन मेथड के फॉर्मूले, स्टेप डेविएशन मेथड के फॉर्मूले, मीडियन, मोड, और इससे रिलेटेड ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ वीडियो, आप चाहिए तो आप जाके देख लो, ऑलरेडी बनाया हुआ है, पूरा डिटेल में वीडियो बनाया हुआ, अभी हाल में बना और पुराना वीडियो भी है। और अभी भी मैं वन शॉट वीडियो बनाने वाला हूँ, आप सभी के लिए वन शॉट वीडियो बनने वाला है। और इसके साथ ही मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल थीटा, ये भी हमें फाइंड करना। तो इतने सब फॉर्मूले, तो एक एक करके एक एक फॉर्मूले मैं यहाँ लिखते जाता हूँ। सबसे पहले, एक मिनट, सबसे पहले हम जो फॉर्मूला लिखेंगे वो लिखेंगे हमारा जो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है। तो डायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मूला है उसको हमें एकदम, मतलब अगर एक एक फॉर्मूला आपको बहुत अच्छी तरीके से याद है तो आपके दिमाग में सब चीजें बहुत अच्छे से बैठ जाएगी भाई। तो सबसे पहले हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में जो हमारा पहला है, एक्स बार समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, ये हमारा डायरेक्ट मैटर का फॉर्मूला है। देन इसके बाद हम चलेंगे अज्यूमिंग मीन मेथड। अज्यूमिंग मीन मेथड में भाई इसके अंदर देखो एक एक बॉक्सेस बढ़ता जाता है। प्लीज रिक्वेस्ट है, मेरा वीडियो जाके देखोगे, अगर मेरा वीडियो जाके देख लोगे तो आपको अपने आप वो चीजें बहुत क्लियरली याद हो जाएगी कि सर ने उसके अंदर क्या क्या बताया हुआ है, कैसे कैसे बॉक्सेस, बहुत अच्छे। अभी तो चलो फॉर्मूला बताने की बात है तो फॉर्मूला बताता हूँ। तो अज्यूमिंग मीन मेथड में हमें क्या करना है, हमें एक्स बार दिया, एक्स मतलब मीन ही फाइंड करना, पर मीन में इसमें दो फॉर्मूले हो जाते हैं। पहला फॉर्मूला हमारा हो जाता है ए प्लस डी बार, फिर इसके बाद हमें ये डी बार फाइंड करना रहेगा। वो कैसे फाइंड करेंगे, डी बार जो हमें फाइंड करना है वो हम फाइंड करेंगे समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, जिससे डी बार मिल जाएगा। और डी बार जब हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारा जो ए की वैल्यू किस तरह से फाइंड करती ये भी मैंने बताया हुआ है। तो दोनों को जब पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा ए प्लस डी बार इक्वल टू हमारे ये मीन वैल्यू मिल जाएगी। ये जो तीनों है ना, ये तीनों मीन फॉर्मूले है। ओके, ये तीनों के तीनों मीन फॉर्मूला, और इसके थ्रू ही हमें मीन फॉर्मूला फाइंड करना है। अब चलते हैं भाई लास्ट हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में अगर मैं बात करूं तो ए प्लस ओके यू बार और जी, और ये हमें कैसे फाइंड करेंगे, ये जी तो मैंने वाला दोनों चीजें मैंने बताई है, प्लीज जाके देख लो। अभी बस मुझे फॉर्मूला बताना है इसलिए मैं यहाँ कुछ बोल नहीं रहा ज्यादा, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अब यू बार निकालना है तो फॉर्मूला भी इसी से बस रिलेटेड, समेशन एफ आई यू आई। देखो ये चीजें बहुत अच्छे से मैंने क्लियर किया, उसमें बताया भी है फॉर्मूले को कैसे याद रखना है। देखो यू बार निकालना है तो समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। ओके, तो भाई ये चीजें एकदम अच्छे से क्लियर हो गई। अब चलते हैं हम नेक्स्ट हमारे मीडियन की तरफ। मीडियन में अगर हम देखते हैं तो मीडियन में हमें जो फॉर्मूले हैं वो एल प्लस ब्रैकेट एन बाय टू, और एक चीज याद रखना है कि हमें जो जो चीजें मैं इसके अंदर बता रहा हूं, जो जो चीजें इसके अंदर मैं क्लियर कर रहा हूं, वो सभी चीजें मैंने ऑलरेडी बताई है। इसीलिए आपको अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन जो हमें एच के साथ हमें क्या करना है, सॉरी एफ के साथ हमें डिवाइड करना है, और ये हम एफ कैसे फाइंड करेंगे और एच कैसे फाइंड करेंगे, ये सभी चीजें मैंने अपने वीडियो में बताया हुआ है। पर ये फॉर्मूला किसका हो गया हमारा, यहाँ लिख देता हूँ, ऑलरेडी मैंने यहाँ लिखा हुआ है। ये फॉर्मूला आ गया हमारा मीडियन का, एल प्लस ब्रैकेट एन बाय टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ओके, तो ये क्लियरली है। अब मोड का फॉर्मूला तो भाई बहुत ज्यादा सिंपल है। अब चलते हैं मोड के फॉर्मूले की तरफ। ये वाला बताने के लिए मुझे यहाँ की वहां जगह नहीं है, तो मैं मोड को यहाँ बता देता हूँ। ओके, सो अगर हमारा हमें मोड हमें हमें जो लास्ट वाला हमारा दिया हुआ है कि अगर हमें वो मोड फाइंड करना है तो मोड के लिए भाई सबसे सिंपल सी बात, हमें हमें जो उसके अंदर एक चीज और याद रखो कि अभी टोटल टाइम कितना हो गया हमारा वीडियो बनाते हुए, टोटल वीडियो चल रहा है 10, टोटल 34 मिनट्स का, टोटल 34 मिनट्स का हमारा वीडियो हो चुका है। टोटल 34 मिनट्स का वीडियो हो चुका है। भाई मैं सभी को यही बोलूंगा कि जितना हो सके प्लीज वीडियो को शेयर करो, कि वीडियो को जितना शेयर करोगे भाई हमें बहुत अच्छा लगेगा, और हमें खुद को बहुत ज्यादा मजा आएगा कि आप इतना ज्यादा सपोर्ट एंड प्यार दिखा रहे हो। तो चलो, एल प्लस F1, और ये सभी चीजें प्लीज जाके मैं बोल रहा हूँ आप सभी को बता रहा हूँ कि प्लीज
ये जाके आप सभी को समझ लेना है। एल मतलब लोअर क्लास होता है, फिर इसके बाद सक्सीडिंग एंड प्रीसीडिंग, ये सभी मैंने बताया हुआ है। अपॉन 2fi माइनस एफ नॉट माइनस F2 इंटू एच, ये हमारा हो जाएगा किसके लिए, मोड के लिए। अब F1 Fi क्या है, F0 क्या है, अपॉन Fi F0 F2 क्या है, ये सभी मैंने बताया है कि मॉडल क्लास क्या होता है, प्रीसाइडिंग क्लास क्या होता है, सक्सीडिंग क्लास क्या होता है, H मतलब विड्थ क्या होता है, L मतलब लोअर क्लास क्या होता है, ये हमारा सॉरी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, केम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, n/2 n क्या होता है, लोअर क्लास क्या होता है, फिर इसका ये f, ये वाली फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करेंगे, सभी चीजें मैंने बताई है। बट इसके अंदर टोटल मिला के भाई हमें इतने फॉर्मूले फाइंड करने हैं। ये फॉर्मूले अगर आपको अच्छे से आएगा भी, ये जो लास्ट वाला हम ये वाला ये मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल थीटा, अब हमें इसके अंदर टोटल कंपोनेंट दिया रहता है भाई, टोटल जो भी कंपोनेंट हमें दिया हुआ है वही कंपोनेंट से हमें क्या करना है, हमें डिवाइड करना है। हमें कंपोनेंट ऑलरेडी दिया रहेगा और उस कंपोनेंट से हमें क्या करना है, उन चीजों को डिवाइड करेंगे और इनटू हम कर देंगे 360 और हमारा आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ स्कोर इन अ कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्कोर, नंबर ऑफ स्कोर इन अ कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्कोर से इंटू 360 से हम जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इंटू 360 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा ये वाला फॉर्मूला हमें मिल जाएगा। तो फॉर्मूला आप या नंबर ऑफ स्कोर इन द कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्कोर इंटू 360 डिग्री, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल हमें मिल जाएगा। तो भाई ये टोटल फॉर्मूले मैंने आप सभी को क्लियर कट बता दिया है। और एक चीज बताना चाहता हूं कि ये फिर से ये वाला ये थोड़ा ये वाला जो फॉर्मूला है, नंबर ऑफ स्कोर इन द कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्कोर इनटू 360, ये वाला इससे रिलेटेड लास्ट की एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें मिलेगा सेंट्रल एंगल मतलब थीटा मिलेगा। नंबर ऑफ लिख लो भाई, क्योंकि अभी यहाँ बहुत सारी चीज लिख दे, बार बार वहां जाना पड़ रहा है, मुझे ये दिखाना है। तो नंबर ऑफ स्कोर इन द कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्कोर इनटू 360, तो ये चीजें आपके दिमाग में रहनी चाहिए। अब पूरा कंप्लीट फॉर्मूला मैंने लिखवा दिया और इसके बारे में डिटेल में जो चीजें हैं वो वन शॉट में आने वाला है। बट फॉर्मूले बैड कर लो, मोड का फॉर्मूला क्या है, मीडियम का क्या है, डायरेक्ट मेथड क्या है, अज्यूमिंग मीन मेथड का क्या है, स्टेप डेविएशन मेथड का क्या है, किसका क्या है, सभी चीज एकदम क्लियर कट याद कर लो। ओके सो भाई चलो वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। मेरे ख्याल से सभी चीजें मैंने इसके अंदर A to Z कवर कर ली है। अगर प्लीज वीडियो पसंद है, वीडियो को शेयर करना, दोस्तों तक पहुंचा देना, मुझे भी अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।